वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया के क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आपके एग्जाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर को साथ ही साथ रिवाइज करें और बार बार देखें। अब ये समकालीन दक्षिण एशिया के क्वेश्चन आंसर हम प्रारंभ करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देश माना जाता है। कितने हो गए? बांग्लादेश 1, भूटान 2, भारत 3, मालदीव 4, नेपाल 5, पाकिस्तान 6 और श्रीलंका 7। तो इन 7 देशों को मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई जो है देश माना जाता है। इन देशों में आपस में नजदीकियां क्यों हैं? क्या कारण है कि ये देश आपस में बहुत ज्यादा नजदीक हैं? तो इसके कारण है विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है इनका, सामाजिक इकाई है तथा सामाजिक सांस्कृतिक एकता और समानता में इनकी नजदीकियां बढ़ाई हैं। तो ये सभी देश जो हैं एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दूसरा, सामाजिक इकाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक एकता और समानता, इसके बहुत सारे जो विचारधाराएं हैं वो एक जैसी हैं, इसलिए आपस में नजदीकियां इनकी बढ़ गई हैं, ठीक है। और ये देश जो है दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं। सार्क देशों में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया? 2005 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। म्यांमार पर भी चर्चा की जाती है, परंतु चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, ठीक है। अब हम पश्चिम की तरफ देखें तो पाकिस्तान से पश्चिम में अफगानिस्तान है, उसको तो सार्क देशों में शामिल कर लिया 2005 में। और पूर्व में हम देखें तो हमारे जो पूर्व के प्रांत हैं, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इनके पूर्व में म्यांमार है। तो म्यांमार को भी कभी कभी शामिल करने की चर्चा की जाती है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन देशों में आपस में नजदीकियां क्यों है? विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है और सामाजिक सांस्कृतिक एकता और समानता है। सार्क देशों में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया? 2005 में शामिल किया गया, ठीक है। दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करने वाले तत्व कौन से हैं? दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता, जिसके कारण ये सभी देश जो है दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं, तो वो भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर में हम देखें तो विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला से ये घिरे हुए हैं। दक्षिण में हिंद महासागर, और दक्षिण में देखें, दक्षिण में हिंद महासागर ने इनको घेर रखा है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशेषता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया से इन चारों चीजों के द्वारा बिल्कुल अलग सा हो गया है। विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में है, ठीक है, और दक्षिण का हिंद महासागर वो दक्षिण से घेर रखा है उसने, पश्चिम में अरब सागर है उसने घेर रखा है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इनकी वजह से दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशेषता है। दक्षिण एशियाई देशों के मध्य होने वाले झगड़ों का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण एशियाई देशों के मध्य होने वाले झगड़े, यानी दक्षिण एशिया में ये जो 7 देश हैं, इन 7 देशों में झगड़े क्यों होते हैं, उसके मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, एक तो जातीय संघर्ष है, आपस में इन देशों में जो लोग रहते हैं उनकी वजह से जातीय संघर्ष होता है। दूसरा, सीमा विवाद बना रहता है।
क्योंकि सभी देश एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो उनमें आपस में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सीमा विवाद बना रहता है। तीसरा, नदी जल का बंटवारा। जो नदी जल है वो ज्यादातर नदियां हिमालय से निकलती हैं और वो मुख्य देश भारत में होते हुए दूसरे देशों में जाती है, तो नदी जल के बंटवारे को लेकर के भी झगड़ा होता रहता है। तथा संसाधन, अब जो भी संसाधन है वो सबके सम्मिलित हैं, लेकिन सभी देश ज्यादा से ज्यादा संसाधन चाहते हैं, इसलिए आपस में झगड़ा होता रहता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की मुख्य सरकारें कौन कौन सी थी? पाकिस्तान में लोकतंत्र की मुख्य सरकारें बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकार थी। यही दो सरकार जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लोकतांत्रिक सरकारें पाकिस्तान में बनी है। नहीं तो वहां पर ज्यादातर सैनिक शासन ही रहा है। एक तो बेनजीर भुट्टो और एक नवाज शरीफ, इन दोनों की सरकारें ही लोकतांत्रिक सरकार थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं टिकता? क्या कारण है पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं टिकता और वहां पर सैनिक शासन आ जाता है? तो सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजन के सामाजिक दबदबे के कारण। सेना का सामाजिक दबदबा है, धर्मगुरुओं का जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं उनका, और भूस्वामी जिनके पास ज्यादा बड़ी जमीनें हैं उनके दबदबे के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र टिकता नहीं है। वो सैनिक शासन वहां लागू हो जाता है। दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में दक्षेस या सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। दक्षिण एशिया के कौन से देशों में पासपोर्ट और वीजा के आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नेपाल व भारत के बीच दोनों देशों के मधुर संबंधों की वजह से एक दूसरे के यहाँ पासपोर्ट व वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे नेपाली लोग हमारे देश के अंदर हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में वो अपना हाथ बटाते हैं। उसी तरह से हमारे देश के भी बहुत सारे जो विशेष रूप से जो अपराधी तत्व होते हैं वो भारत में अपराध करके और नेपाल में भाग जाते हैं, क्योंकि इन देशों में पासपोर्ट और वीजा की कोई प्रतिबंध नहीं है, नेपाल और भारत के बीच में। मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, वहाँ जो प्रजातांत्रिक सरकार है वो सीधा राष्ट्र का अध्यक्ष चुनती है, तो वहाँ जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है मालदीव में। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में कौन कौन से दो जातीय समूह हैं? तमिल 20% है और सिंहली 80% है। तमिल 20% है और सिंहली 80% है। LTT क्या है? लिट्टे। 1983 में श्रीलंका में तमिल लोगों ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTT के नाम से एक संगठन बनाकर अलग राज्य की मांग शुरू कर दी थी। यानी तमिल लोग अपना श्रीलंका में अलग राज्य बनाना चाहते थे जो 20% थे, तो उन्होंने एक संगठन बनाया LTTE 1983 में, और उसके आधार पर उन्होंने ये संगठन जो था इसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, और इसका उद्देश्य था तमिलों का श्रीलंका में अलग देश बनाना। इस गृह युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? मई 2009 में। कब? मई 2009 में। श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण, लिट्टे का जो लीडर था उसका नाम था प्रभाकरण, ठीक है, कि मारे जाने के पश्चात वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हो गई। 2009 में श्रीलंका की सेना ने जो इनका लीडर था, लिट्टे का जो लीडर था प्रभाकरण, उसको मार दिया और उसके बाद में ये संघर्ष जो है समाप्त हो गया। श्रीलंका विकासशील देशों में प्रथम कैसे है? श्रीलंका विकासशील देशों में, यानी हमारा जो दक्षिण एशिया है उसमें श्रीलंका विकासशील देशों में प्रथम कैसे है? श्रीलंका ने जनसंख्या वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है। अब वहां जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए वह विकासशील देशों में प्रथम है, क्योंकि वो अपनी जनसंख्या वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण पा चुका है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक कितने युद्ध हुए हैं? अब तक 4 युद्ध हुए हैं। 1947-48 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ
और 1999 में कारगिल वाला हुआ था। 1971 में बांग्लादेश वाला हुआ था और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय पर वो पेंटन टैंक जो अमेरिका ने दिए थे उनकी गर्मी निकाली गई थी। और 47-48 में आजादी के तुरंत बाद उसने कश्मीर को कब्जाने के लिए सेना भेजी, तो उसके लिए युद्ध हुआ था। भारत में पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी उग्रवादी भेजती है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो भारत में उग्रवादी भेजती है। भारत और पाक के बीच गुजरात के किन दो स्थानों को लेकर के विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात के कौन से दो स्थान हैं? एक कच्छ का रण और दूसरा सर क्रीक। इनकी सीमाएं जो है वो समुद्र की उपस्थिति के कारण इनकी सीमाएं बदलती रहती हैं, इसलिए इसके बीच में विवाद, इसको लेकर के विवाद बना रहता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में कौन कौन से दो जातीय समूह हैं? वही है तमिल 20% और सिंघली 80% है। एलटीटी क्या है? 1983 में श्रीलंका में तमिल लोगों ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम एलटीटी नामक संगठन बनाकर अलग राज्य की मांग शुरू कर दी थी। लिट्टे कहते थे इसको, एलटीटी को लिट्टे कहते थे। तो ये 1983 में बना था और इसका नेता था प्रभाकरण। तो प्रभाकरण को 2009 में मार दिया गया, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये संगठन जो है खत्म हो गया। इस गृहयुद्ध की समाप्ति कैसे हुई? मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात वर्षों से चले आ रहे गृहयुद्ध की समाप्ति हो गई। कौन कौन से यूरोपीय देश श्रीलंका में मध्यस्थता करके इस संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे? नॉर्वे और आइसलैंड। नॉर्वे और आइसलैंड ये दो देश ऐसे थे जो श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच में मध्यस्थता करना चाहते थे, जिससे कि इनका ये संघर्ष समाप्त हो जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी नदी के जल को लेकर मतभेद बना रहता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर। भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर के मतभेद बना रहता है। बांग्लादेश से हमारे संबंध किस नीति के आधार पर है? पूर्व चलो, ठीक, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नाम की जो नीति है, उस नीति के कारण बांग्लादेश से हमारे संबंध बने हैं। किसके नेतृत्व में पाकिस्तान में सफल प्रजातांत्रिक सरकार बनी और पाकिस्तान पर कब इन दोनों सरकारों के बाद मिलिट्री शासन थोपा गया? बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक सरकारें बनी, लेकिन 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया और मिलिट्री शासन थोप दिया। तो वहां पर ज्यादातर पाकिस्तान में आजादी के बाद से ज्यादातर जो शासन रहा है वो मिलिट्री शासन ही रहा है। प्रजातांत्रिक सरकारें तो केवल दो लोगों ने दी हैं, बेनजीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग क्यों की? आजादी से पहले जब भारत जो है अंग्रेजी शासन में था, तो उस समय मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग क्यों की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने थे। जिन्ना की दो राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार हिंदू मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते। यहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती होती रहेगी, इसलिए मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की जरूरत है, ऐसा जिन्ना ने कहा और इसी के आधार पर दो राष्ट्र सिद्धांत चला। 1971 के पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के विवाद के मध्य भारत क्यों आ गया? यानी पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में विवाद हो रहा था 1971 में, तो भारत मध्य में क्यों आ गया? भारत क्यों बीच में आ गया? जनरल याहिया खान के बहुत पूर्वी पाकिस्तान की जनता के ऊपर अत्याचार के कारण जनरल याहिया खान जो था उस समय पाकिस्तान का सैनिक शासक था, ठीक, उसने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के ऊपर भयंकर अत्याचार किए, जिसके कारण लगभग 2 करोड़ लोग भारत में आ गए और भारत को इससे काफी परेशानी हुई। 2 करोड़ लोगों को अचानक भोजन देना, उनको
चिकित्सा सुविधाएं देना, उन्हें रुकने की जगह देना, ठीक है, इन सब के कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो भी डावाडोल होने लग गई। दूसरा कारण ये था कि भारत आजादी के समय से ही पूर्वी पाकिस्तान की आजादी का समर्थन करता था। वो चाहता था कि ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो जाए, तो इसलिए वो जो पूर्वी पाकिस्तान था, जहां आजकल बांग्लादेश है, उसकी आजादी का समर्थन करता था। 1971 के पाकिस्तानी युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रीय उल्लास के दो मुख्य कारण क्या थे? 1971 का जब पाकिस्तानी युद्ध हुआ तो भारत में राष्ट्रीय उल्लास के दो मुख्य कारण क्या थे? यानी पूरे देश को किस बात की खुशी हुई थी? 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के समक्ष आत्म समर्पण करना पड़ा। एक तो ये कारण था। दूसरा, बांग्लादेश की आजादी के बाद भारत को साउथ एशिया की सुपर पावर के रूप में जाना गया, जो छोटे देशों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, 1971 के बाद में तो उल्लास के दो कारण थे। पहला कारण था पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर के वहां बांग्लादेश बन गया, ठीक, और पाकिस्तान की सेना ने लगभग 98,000 फौज ने 6 महीने का अम्यूनिशन और 6 महीने का राशन होते हुए भी भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। एक कारण तो ये खुशी का था। दूसरा कारण खुशी का ये था कि बांग्लादेश की आजादी के बाद भारत को साउथ एशिया की सुपर पावर के रूप में जाना गया, जिसने कि पाकिस्तान को विभाजित कर दिया और एक अलग देश बना दिया था। ठीक है, तो ये दो कारण जो है 1971 के पाकिस्तानी युद्ध के बाद उल्लास के कारण थे हमारे देश के लिए, खुशी के। 1999 के कारगिल संघर्ष के कारण और परिणाम क्या रहे? नियंत्रण रेखा के समीप जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी उग्रवादियों ने घुसपैठ की और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चालू करके दुश्मनों को तुरंत खदेड़ दिया। टाइगर हिल, जो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी थी, वो इस लड़ाई का मुख्य बिंदु रही। यह संघर्ष 60 दिनों तक चला। ठीक है, क्योंकि ये जो पहाड़ियां थी, ये बर्फीली पहाड़ियां थी, खाली रहती थी, तो इस पर पाकिस्तान ने जो है नियंत्रण रेखा को पार करके अपने सैनिकों को और उग्रवादियों को इन पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। ठीक, तो ये भारतीय क्षेत्र में थी, इसलिए भारत ने इसका प्रतिरोध किया और 90 दिनों तक ये प्रतिरोध चला और सब मार डाले गए, सब भगा दिए गए वहां से। वह कौन से घटनाक्रम थे जो बांग्लादेश की आजादी के लिए जिम्मेदार रहे? देखिए, शेख मुजीब की पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीट जीत ली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस समय पर यहां चुनाव हुआ और चुनाव में शेख मुजीब, जो पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग नामक पार्टी के नेता थे, जब चुनाव हुए तो उनकी पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर अपनी विजय हासिल की। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, उनको गिरफ्तार करा लिया। पाकिस्तान की सेना के द्वारा हजारों लोग मारे गए और करोड़ों लोग भारत में शरणार्थी बन गए। तीसरा कारण, भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मांगों का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय एवं सैनिक सहायता दी। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया और युद्ध की समाप्ति पर पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर नया देश बन गया, जिसका नाम था बांग्लादेश। तो इस तरह से ये कारण जिम्मेदार रहे। नेपाल में लोकतंत्र के लिए 3 चुनौतियां कौन सी थी? राजतंत्र की शक्तियां, क्योंकि वहां राजा का शासन था। तंत्र की शक्ति क्या थी? सेना थी। प्रजातांत्रिक शक्तियां,
वहाँ के प्रजातांत्रिक दल थे जो लोकतंत्र चाहते थे, और माओवादी जो चीन समर्थित आंदोलनकारी थे। तो ये तीन शक्तियां जो हैं नेपाल में लोकतंत्र के लिए चुनौतियां थी। इस तरह से क्वेश्चन आंसर का पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर का पहला सेशन समाप्त होता है। अगला सेशन हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।